जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सबसे पहली चीज होती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो ये चीज का ध्यान रखो, इसके अंदर जो कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं उसमें एक लुईस एसिड होता है और दूसरा लुईस बेस होता है। नाउ व्हाट इज लुईस एसिड एंड लुईस बेस? लुईस एसिड होते हैं जिनके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। यस, तो डोनेट कर, सॉरी, एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। यस, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, हम इन्हें डेफिशिएंट भी बोलते हैं। एंड दीज आर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल जो तुम लोग आई थिंक 11 से पढ़ते आ रहे हो वो ये वाला ले सकते हैं, राइट? BF3 is your deficient compound and NH3 is an electron rich compound, so it donates its lone pair to it. Clear? So definition क्या हुई, कैसे डिफाइन करोगे? और ये बॉन्ड्स को क्या कहते हैं जो बीच में बनते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। These are coordinate bond. ये बॉन्ड मैम मेरे को स्वाति मैम ने लेट करा दिया। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनते हैं जब आपके पास एक लुईस बेस अपने दोनों लोन पेयर सामने वाले को देता है। क्लियर? मींस उसके पास जो भी लोन पेयर है वो अपने पेयर, एक पेयर एटलीस्ट एक बॉन्ड के लिए वो पूरा डोनेट करता है। अदरवाइज हम बॉन्डिंग कैसे करते हैं? एक इसने दिया, एक इसने दिया, तब बॉन्ड बनता है। अगर एक के पास देने के लिए नहीं और इसके पास दोनों हैं, अगर ये दोनों देके बॉन्ड बनाता तो हम उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कि जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर एक होता है मेटल जिसे हम सेंट्रल मेटल एटम भी बोलते हैं। अब सेंट्रल मेटल एटम बेसिकली होते कौन से हैं? वो होते हैं नॉर्मली डी ऑर्बिटल्स। क्यों हम डी ऑर्बिटल्स को ही क्यों यूज करते हैं? अभी आपने डी ऑर्बिटल पढ़ा है डीएनए ब्लॉक में, क्यों यूज करते हैं हम? ऐसा क्या होता है इनके पास स्पेशल जो सेंट्रल एटम ही होते हैं? और ये मोस्टली यही वाले क्यों बनते हैं वो? क्योंकि हाफ फिल्ड होते हैं। यस, इनके पास जगह खाली होती है, वेकेंट स्पेस होता है। सिंपल सी चीज है भाई, अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खाली जगह पे ही तो देगा, जगह होगी तो देगा ना। उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड नहीं, खाली जगह होती है बेटा। अनपेयर्ड का क्या करना है? जब लुईस बेस तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे जो लुईस बेसेस होते हैं उन्हें बोलते हैं लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है उनके पास लोन पेयर होता है, वो एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है उनके पास वो डोनेट करते हैं। ठीक है, क्लियर टिल दिस मच? ओके, अब एक और चीज आप इसे कह सकते हो, अगर हम इन्हीं को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े तो मेटल्स को हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल, और लिगेंड्स को न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्लियर? 11th क्लास का भाई ही इज हियर राइट। निकालो, शांति से वो चला भी गया। नाउ नेक्स्ट थिंग, हम जब लिगेंड्स की बात करते हैं तो हमारे पास लिगेंड्स बहुत तरीके के होते हैं। तो लेट अस फर्स्ट स्टडी द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल कंपाउंड्स एंड योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हम जब सॉल्ट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके की सॉल्ट्स होती है। एक होता है सिंपल सॉल्ट, दूसरा डबल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट मींस जिसमें एक पॉजिटिव आयन होगा और एक नेगेटिव आयन होगा, जैसे NaCl, KCl, लाइक दिस। ठीक है, दूसरा हो गया डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल इज मोर सॉल्ट। यस, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ। पता, आज तो पेपर देके आया था। इट इज, अच्छा, टुडे वाज योर एग्जाम? यस। ओके, मोर सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ। मुझे पता है, वही तो बोला मैंने, बताओ। KRMnO4। फेल कौन सा? कुछ नहीं, FeSO4 यही वाला डॉट प्लस अमोनियम सल्फेट डॉट 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर ये 2 अलग सॉल्ट्स होते हैं। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो मोहर सॉल्ट बनता है। ये होता है आपका ग्रीन कलर का और ये होता है व्हाइट कलर का। और कंप्लीटली जब हम इन्हें पाउडर में लेके मिक्स कर देते हैं तो ये बनता है मोहर सॉल्ट हीटिंग पे,
और ये बनता है आपका ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का। क्लियर? ये होते हैं आपके डबल सॉल्ट्स। देन डबल सॉल्ट्स और जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जो नॉर्मली याद होने चाहिए बेसिकली आपको, एक ये वाला होता है और एक और है आपका, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। अरे मुझे CuSO4 होता है। नहीं, पोटैश आयरन। यस, अरे CuSO4 आपका डबल सॉल्ट नहीं है। देखो क्यों नहीं है, आपने जब पोटेशियम और एल्यूमिनियम का जो होता है, पोटेश एल्यूम, व्हाट, पोटेश एल्यूम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? हाँ बता रही हूँ, एक मिनट। जब कॉपर सल्फेट को हम पानी में डालते हैं तो हमें दो ही आयंस मिलते हैं, एक कॉपर का मिला, एक सल्फेट का मिला, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ डबल सॉल्ट। पोटैश एलम, पोटैश एलम के सॉल्ट्स होते हैं आपके KCl.MgCl2.24 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इनमें फर्क क्या होता है, नॉट 24 सॉरी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इनमें फर्क क्या होता है, समझो कि अगर हम कह रहे हैं कि डबल सॉल्ट है तो कोऑर्डिनेशन में ऐसा क्या है जो नहीं है। पहले डबल सॉल्ट्स को समझ लो, उनका कहने का मतलब है, यस हाँ बोलो, डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल सॉल्ट H2O में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जबकि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो नहीं होते। ओके, तो मतलब हम ये कह सकते हैं व्हेन we dissolve it in water, it dissociate completely. Yes. Dissociate completely into ions. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपको Fe का Fe2+ मिल गया, SO4 का SO4 2- मिल गया, ये NH4+ मिल गया, SO4 तो मिल ही गया, साथ में वाटर तो है ही, वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। सिमिलरली इसमें K+, Cl- Mg2+ और वाटर का अलग से, Cl तो है एक ही बात है। क्लियर? तो हम इन्हें कहते हैं डबल सॉल्ट्स। क्लियर? आपका समझ में आ गया? ठीक है। अरे एक गलती हो गई, ये पोटैश एलम नहीं है, दिस इज कैरोलाइट। यस, दिस इज कैरोलाइट नॉट पोटैश एलम। पोटैश एलम का फॉर्मूला तो डिफरेंट है आपका, K2SO4 का है। हमें पता भी नहीं चलता नहीं बट मुझे तो पता है ना कि गलत हो गया मुझसे। पोटैश एलम का लिखो K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट एंड 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मुझे 24 याद थे। क्लियर? नेक्स्ट, शैल आई रब इट? लिख लिया सबने? यस। क्लास लिख लिया? नहीं मैम, वो वाली नहीं लिखी, लिखो पोटैश एलम वाली, और वो उसका नाम क्या है? कैरोलाइट। कैरोलाइट। Now let us talk about coordination compounds. Coordination compound, पोटैश एलम रहने देना। ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है समझने का कि वो जब पानी में डेसोसिएट नहीं होते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बारे में। तो ऐसा क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो वो पानी में जाके डेसोसिएट कंप्लीटली नहीं होते? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीटली? एक तो याद रखो, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स इसमें यूज करते हैं और इसे हम बोलते हैं एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है? इस एंटिटी के अंदर एक सेंट्रल मेटल होता है और साथ में लिगेंड्स होते हैं। नाउ लिगेंड्स कैन बी डिफरेंट आल्सो एंड सिंगल आल्सो, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, यस। और इसके आसपास नाउ थिंग्स मैटर। अगर आपका ये आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी, या तो यहाँ पे एक कंपाउंड होगा या तो यहाँ पे एक कंपाउंड होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द एंटिटी कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, व्हिच वी विल स्टडी इन फर्दर। अब सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया, मैम आपने बोला कि एंटिटी होगी मैम, तो इसमें एंटिटी और लाइगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स अभी आपने आई थिंक मिस किया, यू आर जॉइंड लेट आस्था। लिगेंड्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल्स, सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगी तो न्यूक्लियोफाइल, हम उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बट यहाँ जो अपने लोन पेज देके एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो अपने लोन पेज देके एक बॉन्ड बनाते हैं। एग्जैक्टली, जो लोन पेयर अपने पूरा एक लोन पेयर तो एटलीस्ट देते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए। क्लियर? ओके मैम। और एंटिटी? एंटिटी इज व्हाट, अब मैं यही तो बता रही हूँ, देखो तो सही। अब इसके अंदर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है इसे हम एंटिटी बोलते हैं।
और इस एंटिटी के अंदर नाउ दिस इज अ सेंट्रल मेटल एटम एंड दिस इज योर लिगेंड। अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें आप कहोगे 6 लिगेंड है और मैं ये बोलूंगी इसमें 6 लिगेंड, आप 6 लिगेंड क्यों बोल रहे हो इस नंबर को देख के? मैं 6 लिगेंड क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज आपका एक Cn माइनस कितने लोन पेयर देता है? 1 लोन पेयर। ठीक है, तो मैं 6 आपके मैंने Cn लिए तो कितने लोन पेयर दिए उसने? 6 लोन पेयर दिए। मैं इसीलिए इसको 6 बोल रही हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। और कोऑर्डिनेशन नंबर यही होता है। ठीक है, बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे सपोज मैं कहूं ETDD है आपका, ETDA, ठीक है, इथाइलिन डायअमाइन आता है, इसके अंदर 2 लोन पेयर देने वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, मींस एक ही एलिमेंट 2 लोन पेयर देता है। ये क्या है आपका? डाइडेंटेट है। ये है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे, तो दोनों अपने अपने लोन पेयर दे रहे हैं। तो कहने के लिए अगर यहाँ पे हम इसको लिखते कैसे, ETDA लिख देते हैं, और अगर मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो आप क्या बोलोगे, कितने लोन पेयर है? आपसे मैंने पूछा लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, आपने कहा 2 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या? 4। क्यों 4 है? क्योंकि बेटा इसलिए, वही बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये अपने आप में 2 लोन पेयर दे रहा है। हमें लोन पेयर को काउंट करना है, हमें इस नंबर को काउंट नहीं करना होता। ठीक है, क्योंकि आप आगे जाके अभी ये पढ़ोगे कि लिगेंड्स भी आपके मोनो, जिसे हम यूनी भी कहते हैं, डाई, टाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, पॉली मींस n नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेट करते हैं, तो वो हम अभी पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसीलिए हमें नंबर ऑफ लिगेंड्स नहीं काउंट करने, हमें उन नंबर ऑफ लिगेंड्स में लोन पेयर काउंट करने, और लोन पेयर को एक पेयर लेना, प्लीज 2 इलेक्ट्रॉन मत समझ के काउंट कर लेना, तो वरना यहाँ तो 12 बन जाएंगे उस हिसाब से। और है मैम, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हे भगवान, अच्छा वो मैंने बता दिया। व्हाट आस्था? मैम, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता चलेगा और होता क्या है? वही तो, रुको दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझो, आई एम टेलिंग इट वंस अगेन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने कंपाउंड लिया है, मैंने लिया मैम कोई डिफरेंट कंपाउंड ले लो। ठीक है, डिफरेंट ले लेती हूँ बस। मैम आसान क्या? हार्ड चलेगा, हार्ड चलेगा। वो क्या? कह रही है कि आसान इजी कंपाउंड देना। अरे बाबा सिंपल ही ले रही हूँ अभी, तुम इसी को लेकर चलो। ठीक है, ये कोई भी कंपाउंड है XYZ, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट, इसको मैं 3 ले रही हूँ। ठीक है, और यहाँ क्रोमियम लो ताकि मेरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए। हाँ ठीक है, अब ये देखो मैंने लिया अमोनिया। अमोनिया कैसे लिखते हो आप? ऐसे लिखते हो, लोन पेयर एक है इसके पास। अब कितने अमोनिया है? 3। तो मैं अगर आपसे बोल रही हूँ मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ तो 3 लिखोगे। क्यों? क्योंकि 3 अमोनिया 3 लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, 3 अलग अमोनिया है, ऐसे हैं। क्लियर? बट वहीं पर ही आपके कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल लोन पेयर्स डोनेट करते हैं, जिसमें एक कंपाउंड के अंदर 2-2 एलिमेंट है जो दोनों डोनेट कर रहे हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, ETDA, इसमें 2 अमाइन ग्रुप्स हैं, तो दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है, राइट? तो अगर मैं बोलूंगी एक ETDA कितने लोन पेयर देगा? 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे 2 है तो कितने देगा? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं इसका पूछूं तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोलोगे, 2 नहीं बोलोगे। ये डिफरेंस होता है जो कि बच्चे नॉर्मली गलती करते हैं, वो सिर्फ लिगेंड्स को गिन लेते हैं, उसके लोन पेयर भूल जाते हैं। गॉट इट? क्लियर आस्था? मैम मतलब जैसे ETDA अगर सिंगल होता तो उसमें 2 लोन पेयर होते और 2 कोऑर्डिनेशन नंबर होता उसमें। एग्जैक्टली। और जब वो 2 कंपाउंड है तो उसमें 4 लोन पेयर है और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। यस, मैम तो कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जांपल ले लो। ऑक्सैलिक एसिड होती है आपकी। ऑक्सैलिक एसिड क्या होती है? ऑक्सैलिक एसिड मैम तो कोऑर्डिनेशन नंबर और लोन पेयर आपस में हमेशा इक्वल होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर और लोन पेयर हमेशा इक्वल होंगे। ओके, ये मेरा ऑक्सैलिक एसिड है। जब मैं इसमें से इसे हटा देती हूँ, H को मैंने हटा दिया तो ये माइनस माइनस चार्ज आ गया।
अब ये कंपाउंड तो एक ही है ना, ठीक है, हम इसे कैसे लिखते हैं, C2O4 2-। सपोज करो मैंने इसे किसी भी कंपाउंड के साथ, कार्बन कॉपर के साथ, यू आर टेकिंग इट एज अ सपोज, ये लिया है, तो अब अकेला अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, 1, ये सिंपल ऐसे है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका, 2 क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सिलेट आयन है, 2 ऑक्सीजन है जो दोनों तरफ से कंबाइन करता है। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो अब कितना है, 4। समझ आ गया आस्था, नाउ इज इट क्लियर? मैम मतलब जितने लोन पेयर है मैम, वो जितनी बार डबल होता है मैम, जैसे अगर डबल या ट्रिपल होता है तो उतनी बार ही लोन पेयर भी बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। और मैम कोऑर्डिनेशन नंबर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि लोन पेयर वो हमेशा ऊपर ही डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड्स पे डिपेंड नहीं करता। इवन हम कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन ही यही करते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर अटैच्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर का सिंपल सा डेफिनेशन। तो नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, या तो सिंपल ये बोल दो। क्लियर? नाउ लेट अस स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पहला होता है होमोलेप्टिक और दूसरा होता है हेट्रोलेप्टिक। क्लियर? नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, हम कहते हैं कि सपोज करो तुम्हारे जितने भी लिगेंड्स हैं वो सारे के सारे सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम के साथ ही अटैच हो रखे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे होमोलेप्टिक। लाइक इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ K4 CuCN, नहीं F ही लेना पड़ेगा, बैलेंस ही सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है और ये आपका लिगेंड है, ये पूरा का पूरा इसी के साथ अटैच है, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट, बट ये सारे इसी के साथ अटैच है। क्लियर? और सेम लिगेंड है, डिफरेंट लिगेंड कुछ भी नहीं है। देखो एक ही तरीके का लिगेंड है ना, तो हम कहते हैं सेम लिगेंड्स होने चाहिए होमोलेप्टिक के अंदर। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट लिगेंड्स अटैच। लाइक टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल दूं तुमको, CuNH3 3Cl Br, तो अब इसमें देखो अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं तो पहले तो लिगेंड्स बताओ कितने हैं, 1 2 प्लस ये 3, कितने लिगेंड हो गए, 5, राइट? 5 तो लिगेंड्स है हमारे। अब हर एक लिगेंड कितने लोन पेयर देता है, हमें पता है नाइट्रोजन के पास 1 पेयर होता है, तो यानी 3 तो इसने दे दिए, क्लोरीन भी 1 ही देगा और Br भी 1 ही देगा। एक चीज और याद रखो, एक एटम, अब कहने के लिए ऑक्सीजन के पास 2 होते हैं लेकिन वो डोनेट 1 ही करेगा, याद रखना, दोनों नहीं डोनेट कर देगा। लाइक अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर के पास कितने होते हैं, हम ऑक्सीजन को ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये डोनेट, अब उसमें 5 लिगेंड्स कैसे हुए बच्चा? ये भी तो लिगेंड है, Cl माइनस Br माइनस NH3, इसके पास अपने लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर होते हैं, इनके पास भी लोन पेयर होते हैं, बट ये एक ही लोन पेयर एक टाइम में। अब कहने के लिए अगर मैं क्लोरीन का बॉन्ड बनाने जाऊं तो उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन वो डोनेट 1 ही करेगा, याद रखना, 3 मत लिख देना। ठीक है, एक लिगेंड, एक एटम, एक लिगेंड के अंदर एक एटम सिर्फ 1 ही लोन पेयर दे सकता है, दोनों नहीं दे सकता। क्लियर? ये चीज को याद रख लेना, जो कि बच्चे वाटर में बहुत बेसिक गलती करते हैं। वाटर इज ए न्यूट्रल लिगेंड, बट उसके अंदर वो करते क्या है, वो इसको लिखते हैं इसने दोनों डोनेट कर दिए, जबकि इसने सिर्फ 1 डोनेट किया होता है। क्लियर अबाउट दिस मच? तो हमारे कितने लिगेंड्स हो गए, 5। एक 3, ये 4 और ये 5। तो कोऑर्डिनेशन मैम मतलब हमेशा 5 के पास 2 होते हैं मैम, 2 या 3 लोन पेयर होते हैं, वो भी सिर्फ 1 ही लोन पेयर डोनेट करते हैं। यस, 1 लोन पेयर से ज्यादा कभी नहीं करते। देखो याद रखो, जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ETDA, सबसे सिंपल एग्जांपल हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, इसमें ये 2 अलग अलग एटम हैं, तो ये दोनों डोनेट कर रहे हैं,
ठीक है। ETDA में क्या हो गया, 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं और इन दोनों के पास हैं, तो ये दोनों अपना अपना कर रहे हैं। एक कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास ही 2 हैं, तो ये ऑक्सीजन सिर्फ एक ही देगा, एक डोनेट करेगा, बस। समझ आया अभी मेरा कहने का मतलब क्या है? यस मैम। ओके, थैंक गॉड तुमको समझ आ गया। शैल आई रैप दिस? ओके, अब हम डिफाइन करते हैं इनको ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे कैसे हम डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कुछ पॉजिटिव एंटिटी होती है, कुछ नेगेटिव होती है, कुछ न्यूट्रल होती है। तो लेट अस डिफाइन दैट फर्स्ट। Second classification is on the basis of charge. तो एक तो पहले बताओ, हमें किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे पता चलता है? जब हम उसका खुद का चार्ज चेक करते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, और मैंने बोला इनमें एक आयनिक बॉन्ड बना है। आई एम टेलिंग यू, तो तुम्हें ऑब्वियस है, या तो ये प्लस है या तो ये माइनस है, एक प्लस एक माइनस होता है। ऐसे ही जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, सपोज करो आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, ये आपका एंटिटी है, ठीक है। अब हमेशा ये एक ट्रिक होता है, जब यहाँ पे कोई चीज लिख दी जाती है ना, इससे पहले, एंटिटी से पहले, तो आइडिया लगा लेना कि ये जो एंटिटी है ना, ये हमेशा नेगेटिव ही होगी, ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। क्यों? सिंपल एग्जांपल लो ना, आयनिक कंपाउंड्स का हम कैसे लिखते हैं? हमेशा पॉजिटिव पहले लिखते हैं, नेगेटिव बाद में लिखते हैं, ठीक है। सिमिलरली अब मैं इसको घुमा दूं, अब मैं इसको ऐसे लिख रही हूं, तो दिस इज अंडरस्टूड दैट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। क्लियर? ये एक ट्रिक होता है जो मैं बता देती हूँ पहले। अब यहाँ पे पॉजिटिव एंटिटी, सपोज मैंने जो तुम्हें अभी एग्जांपल दिया K4 वाला, ये मैं बार बार यूज करूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। ये अब कौन सी एंटिटी है? नेगेटिव एंटिटी है। तो और मुझे पॉजिटिव एंटिटी की बात करनी है। अब इसमें और चार्ज कितना है वो कैसे निकालेंगे? हम नॉर्मली जब बैलेंसिंग करते हैं, सपोज मैंने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ लिया, तो मैं इसका चार्ज लेती हूँ, इसका 1 लेती हूँ, तो मैं ऐसे लिखती हूँ MgCl2, राइट। अब मैंने यहाँ ये 4 लिखा है, पोटेशियम का चार्ज तो 1 ही होता है, ऑक्सीडेशन नंबर वो तो कभी चेंज नहीं होता। यानी इस पूरी एंटिटी का जो चार्ज है, अगर मैं इन दोनों को स्प्लिट करूं, क्योंकि जब ये पानी में डूबते हैं ना, तो ये ऐसे ही टूटते हैं, या तो ये ऐसे टूटते हैं, या अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है तो ये यहां से टूटेंगे। ये सिर्फ ये 2 ही टूटेंगे बस, ये अंदर का एंटिटी कभी नहीं टूटता कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब तक हम उसे एक्सट्रीम कंडीशंस में ना डाल दे, लाइक एसिड के अंदर डाल दिया या बेस स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दिया, हीट दे दिया, तब तक ये नहीं टूटता, ठीक है। तो अब आप एक खुद सोच के देखो, इस पे कितना चार्ज आएगा? 4 माइनस का। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तो +1 ही रहेगा हमेशा, जो तो कभी चेंज होना नहीं है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान में रखनी है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑल द एंटिटीज नाउ। हमने उसके ऊपर 4 माइनस कैसे आया? व्हाट मैम उसके ऊपर -4 कैसे आया? आपको अभी बता रही हूँ, अभी नेगेटिव का ही ले रही हूँ, देख लो। ये लिया है मैंने आस्था। मैंने क्या किया इसके अंदर, मैं अगर इसको पानी में डालती हूँ तो मुझे पता है ये ऐसे टूटेगा। एंटिटी अलग होती है, बाहर का जो भी मेटल हो या आयन हो, कुछ भी हो, वो अलग हो गया। इसके ऊपर 4 की वैलेंसी है, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ K लिख दूं और मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मीन्स 4 यहाँ पे और यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया, यहाँ देयर इज नथिंग, दैट मीन्स अंडरस्टूड है 1 है, तो ये 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यानी ये 4 किसका चार्ज है? वो इसका चार्ज है। क्लियर? जब ये पानी में टूटेगा तो ये मुझे ऐसा आयन देगा। क्लियर? समझ आ गया 4 कैसे मैंने कैलकुलेट किया? आस्था, मान लो अगर FeCN6 जो एंटिटी है उसकी साइड में 2 या 3 होता तो फिर K 2+ करता। हाँ ऑब्वियसली, ओके मैम। बट लेकिन
वो एग्जाम्पल ले रही है, वो सपोज कर रही है। तो समझ आ गया? आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है, ठीक है। लेट्स मैम तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है हम वैसे नहीं निकालते, प्लस इज इक्वल्स टू नहीं, इसमें कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, बच्चे करने की कोशिश करते हैं वो वाली। देखो कभी कभी तो बिल्कुल सही आंसर आ जाता है, कभी कभी बिल्कुल ही गलत आता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं अब सपोज करो इसकी जगह मैं वाटर लेती, तुम्हें Cn का ओवरऑल चार्ज पता है -1 का, इसलिए तुम एक बार को ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? नॉर्मली 0 होता है, बिकॉज दैट इज न्यूट्रल। बच्चे वहां गलती क्या करते हैं, H को अलग से प्लस लेते हैं, ऑक्सीजन को 2- लेके कैलकुलेट करते हैं, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो बिल्कुल गलत आ जाती है। वो गलती नहीं करनी है हमें, हमें इजी मेथड ढूंढना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपने लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंटिटी। अब पॉजिटिव चार्ज एंटिटी का मुझे कैसे पता चलेगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाँ बोलो। ये एग्जांपल नहीं, कैसे पता चलेगा? नहीं, मैं एग्जांपल पूछा। ये है मेरा, ठीक है। और अब मुझे बताओ, अगर मैं इस आयन को तोड़ूं तो मेरे को क्या चार्ज मिलेगा पानी के अंदर? तुम इसका इससे जज करो, ये क्या है? SO4 2- है, और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब इसका कितना है? इसका +2 होगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इसका कितना हो गया? 2-, तो अब देखो ये कौन सी एंटिटी हो गई? ये पॉजिटिव चार्ज हो गई, क्लियर? मैम मगर यहाँ पे तो मैम वो SO4 2 2 लिखा ही नहीं है मैम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे? मैं चार्ट दूंगी तेरे को ना, यही से घुस के। कॉपर सल्फेट है हमारे पास, ठीक है। सल्फेट का हमें पता है 2 होता है, कॉपर का भी 2 होता है, तभी तो ये कैंसिल हो रहा है भाई, तभी तो ये बन रहा है कॉपर सल्फेट। थोड़ी प्रीरिक्विजिट नॉलेज होनी चाहिए मैम। तो फिर अच्छा, हाँ मुझे समझ आ गया। आगे आ गया। चलो, इसकी थोड़ी देर में बत्ती जलती है, जल जाती है। हाँ, बट वो थोड़ी देर लगती है इसको जलने में। नेक्स्ट इज न्यूट्रल। बात तो सही है, ऐसे में आपका चीज लोग नहीं समझता। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रल आपके वो होते हैं जो कि जिनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता बिल्कुल भी, लाइक आपका निकल के साथ कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। मोस्टली यही वाले होते हैं, कार्बोनाइल वाले ज्यादा बनते हैं, लिगेंड्स आपके जो होते हैं वो ही बनाते हैं आपके मोस्टली। व्हाट? कुछ नहीं मैम। ये दोनों के दोनों आपके न्यूट्रल हैं। क्यों न्यूट्रल हैं? क्योंकि इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इनके बाहर कुछ है ही नहीं, ये अकेले स्टेबल हो रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज ऑन दिस। क्लियर? समझ आ गया इतना? कोई डाउट है? अब अब आता है नेमिंग का तरीका, कि हम नेमिंग का प्रोसीजर क्या होता है। तो इसकी आयुपैक नेमिंग। अब एक चीज याद रखो, नेमिंग करने के अंदर जैसे आप लोगों को आदत है ना, सपोज हमने लिखा, मैंने आपको ये कंपाउंड दिया, ये है, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करते हो? 2 नाइट्रो, फिर आपने जगह भी छोड़ दी, टॉलिन लिख देते हो, या मुझे वो समझ नहीं आया न्यूट्रल वाला। आप यहाँ पे जगह छोड़ते रहते हो। व्हाट आस्था? मुझे न्यूट्रल वाले समझ नहीं आया बेटा। न्यूट्रल वाले ये 2 अलग कंपाउंड है, प्लीज इन दोनों को अलग अलग लेना, एक साथ मत ले लेना। इसमें कुछ भी बाहर की तरफ नहीं है, इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, समझ आया? हाँ। अब इसको तुम ऐसे नेमिंग करते हो, तुम स्पेस छोड़ते हो, ये डैश लगाते हो। याद रखो पहला कंडीशन, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस। कंटिन्यूएशन में लिखा जाता है, चाहे कितना ही लंबा नाम बने वो कंटिन्यूएशन में जाएगा, ठीक है। अब क्या दौरा पड़ा तुम्हें? कोई नहीं भाई, ऐसे कौन खड़ा होता है क्लास के अंदर अंदर चलते चलते एकदम से खड़े हो जाओ पहले। अब आपको याद क्या रखना है? प्लीज सिट डाउन, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी।
सबसे पहले हम केटायन का नाम करते हैं। जैसे मैंने आपको एक नॉर्मल नेमिंग सिखाई NaCl, तो आप ऐसे तो नहीं लिखते कि क्लोराइड सोडियम, ये तो नहीं लिखते ना, दिस इज अ रॉन्ग नेमिंग। तो आप पहले क्या लिखते हो? सोडियम क्लोराइड। मींस आपने पॉजिटिव आयन का ही नाम पहले लिखा है, ठीक है। ये 9th क्लास में सिखाया जाता है, तो यहाँ पे भी वही करना है। केटायन का नेमिंग शुड बी फर्स्ट, ये पहली पोजीशन पे होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद कैसे नेमिंग शुरू होती है वो सीखनी है हमें। केटायन का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर का चार्ज, नो, दे डजंट मीन अबाउट दिस। सपोज मैंने तुम्हें एग्जांपल साथ ही दे देती हूँ तुम्हें, ये है, मैंने क्या बताया था, इसमें पॉजिटिव चार्ज ये है और ये नेगेटिव है, तो मींस आप पहले इसका नाम लिखोगे, इसका नाम बाद में लिखोगे, ठीक है। अब इसका उल्टा करते हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल दिया आपको, ये वाला, राइट। इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है 2 पॉजिटिव और इसके ऊपर 2 नेगेटिव है, तो आप पहले इसको पूरा कंप्लीट करोगे, तब आप इस पे जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है केटायन से, समझ आया? हाँ, इसमें तो बीच में जगह छोड़ते हैं, केटायन फिर स्पेस और फिर वो लंबा वाला। इसमें हाँ, नहीं, दूसरे वाले में नहीं, कहीं भी नहीं छोड़ते, स्पेसिंग कहीं नहीं देते। हम ये पोटेशियम कोई भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड में अगर स्पेस छोड़ दोगे तो कोई गलत कर देगा, या जेई में आपके आंसर के में अगर टिक करने जा रहे हो कहीं स्पेस लगाए तो वो गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा मार्क्स कहीं भी नहीं, बट दिस इज द मेथड। मैम पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। हाँ तो मैम दूसरे वाले सॉल्ट का नाम क्या हुआ? अभी हम नेमिंग कंप्लीट नहीं हुई है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, भागना नहीं हमें, ठीक है। सेकेंड, अब जब हमने केटायन का नेम कर लिया, उसके बाद हमें ये तो पता चल गया कौन पॉजिटिव है कौन न्यूट्रल है क्या है, तो हमें पॉजिटिव और न्यूट्रल का याद रखो, ये भी कंडीशन है, न्यूट्रल का नाम भी पहले आता है, ठीक है। न्यूट्रल एंटिटी जैसे ही होगी, ये तो शुरुआत ही यहीं से होगी, क्योंकि इसके अंदर तो आगे पीछे बाहर कुछ है ही नहीं, जो है यही है पूरा का पूरा, क्लियर। सेकेंड, अब इसमें थर्ड स्टेप क्या होता है, आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स पहले लिखने, मींस नंबर ऑफ लिगेंड। इससे क्या मतलब है, सपोज अगर मैं यहां बोलूं कितने लिगेंड है 6, तो क्या बोलोगे, हेक्सा, राइट। मींस यू हैव टू राइट डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, लाइक दिस यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है। क्लियर अबाउट दिस। नेक्स्ट स्टेप, जब आपने लिख लिए कितने लिगेंड हैं, उसके साथ उसका नाम लिखो, ठीक है। फोर्थ स्टेप, नेम ऑफ द लिगेंड। लिगेंड्स के नेमिंग में अभी आपको सिखाऊंगी, देयर इज अ डिफरेंस इन द लिगेंड नेमिंग। आप डायरेक्टली इसको साइनाइड नहीं बोल सकते, दिस इज दो इट इज साइनाइड, बट यू विल नॉट कॉल इट एज साइनाइड, आप इसे अमोनिया नहीं बोलते, ठीक है। तो इनके नेमिंग अलग होते हैं, तो वो मैं अभी आपको बाद में दूंगी। NH3 को लिखते हैं अमीन, AMMIN। यस, तो द थिंग इज कि ये 2 स्टेप क्लियर हो गए, कोई डाउट है इनमें कि पहले आपको पॉजिटिव और न्यूट्रल को करना होता है, देन नंबर ऑफ लिगेंड, देन योर नेम ऑफ द लिगेंड, देन मेटल, सेंट्रल मेटल एटम को लिखना है, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन न्यूमरल में ही लिखनी है, ठीक है। आप 2, 3 को ऐसे नहीं लिख सकते कि ऐसे 2 लिखो, आपको 2 ऐसे ही लिखना पड़ेगा, दिस इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। देन लास्ट में आता है आपका नेगेटिव आयन। ये हो गई सिंपल लिखने का तरीका। अब आते हैं एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एक K4 वाला ले लीजिए, नहीं कोई दूसरा नहीं, दोनों लेकर दिखा देती हूँ। सपोज आई एम टेकिंग CrNH3 whole 3 water whole 3 and Cl3, ये लिया है मैंने। अब सबसे पहले तो आपको इनके आयन्स जोड़ने हैं। आपको पता है Cl पे माइनस का एक चार्ज होता है, तो यानी Cl3 है, तो दैट मीन्स ये 3Cl माइनस है, तो यानी 3 चार्ज हो गए माइनस के, तो यानी इस आयन के ऊपर भी 3 प्लस का चार्ज होगा,
अंडरस्टूड? ये चीज समझ में आ गई? अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था, हमें पहले पॉजिटिव आयन को लिखना है और हमारे लिए पॉजिटिव ये पूरा का पूरा। हाँ जी बोलो संस्कार, आपके पेट में दर्द हो जाएगा वरना। ट्रायमीन, AMMINE, ट्राई, हाइड्रो, एक्वा, सॉरी एक्वा, क्रोमेट, क्रोमियम, क्रोमेट अच्छा वो अलग होता है, ठीक है। क्रोमियम और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 और फिर क्लोराइडो, अब वो अंदर होता है क्लोराइडो तब होता है जब, हाँ वो जब अंदर होता है। अब इसको देखो, इसका कहने का मतलब क्या था। सी हियर, ये जो है ना इसे हम अमाइन बोलते हैं। ये 3 लगा इसके लिए, एक्वा हुआ वाटर के लिए, 3 लगा ट्राई के लिए। क्रोमियम ये है आपका, क्लोरीन को क्लोरीन लिखा और ये 3 हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे पता है काफी जंबल्ड हो गया है, मैं बता देती हूँ। NH3 को हम अमाइन बोले हैं, ठीक है। वाटर को वाटर नहीं बोलते, एक्वा बोलते हैं, ठीक है। क्रोमियम आपका सेंट्रल मेटल एटम है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो आपने यहां निकाली है, और क्लोरीन ये बाहर वाला आयन है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? ये नेमिंग तब हुई है जब मेरा एंटिटी पॉजिटिव चार्ज है। अभी हम नेगेटिव चार्ज एंटिटी के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है, कि उसकी नेमिंग के लिए क्या प्रोसीजर है। हमें एक डाउट है, वो क्रोमियम और क्रोमेट वाला बता दीजिए। वो अब आएगा, वो इसमें आएगा। अच्छा, जब एंटिटी नेगेटिव होती है, जब एंटिटी नेगेटिव। मैम ऐसी जगह बिना छोड़े लिखना है हम लोग को। यस। हाँ, ये पढ़ेगा कौन? हम पढ़ते हैं चेकिंग करते वक्त। पढ़ना पड़ता है भाई, देख ले तो ये आता कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का। हाँ हमारे पेपर में तो छोड़ ऐसे करके कितने क्वेश्चन छोड़ोगे? नहीं कितने छोड़ोगे? ऑर्गेनिक बोलती हूँ ये मैं छोड़ दूंगा, कोऑर्डिनेशन ये मैं छोड़ दूंगा, ऑर्गेनिक नहीं छोड़ूंगा, आगे नहीं तो करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं छोड़ दूंगा, सब छोड़ देते हैं। बचा क्या? कुछ नहीं। 35 मार्क्स का पेपर है। मैम मैं कह रहा हूँ नहीं मत बोलो, पढ़ लो। 0 आएगा फिर। नेमिंग ऑफ, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव एंटिटी की नेमिंग। अगर आपकी एंटिटी नेगेटिव है तो उसमें आपको क्या करना है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। इसमें हमें पता है ये 4 माइनस है, ये +1 है, ठीक है। तो नेगेटिव एंटिटी आ गई। अब इसमें जो नेमिंग का तरीका है, सबसे पहले आपको केटायन को लिखना है, केटायन नेमिंग, ठीक है। केटायन की नेमिंग के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल अगर है तो। अगर आपकी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल रही है, 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 या 3 निकलती है तो लिखनी है। 10 आती है, अगेन सेम प्रोसीजर। अब इस एंटिटी को लिखने का बिल्कुल प्रोसीजर सेम है। पहले आपको क्या लिखना है? नंबर ऑफ लिगेंड, देन नेम ऑफ लिगेंड। अब आता है सेंट्रल मेटल एटम। यहां पे इसकी जो वर्डिंग है, सपोज करो यही आयरन है तो आयरन नहीं लिखेंगे हम इसको, इसका लैटिन नेम लिखते हैं जो होता है फेरम, तो फेरेट बन जाता है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे आयरन को लिखते हैं फेरेट, 8 लग जाता है। मींस अगर मैं यहाँ पे कॉपर वो रख देती क्रोमियम, क्रोमियम का तो एक ही नाम है, कोई लैटिन नेम नहीं है, तो वो बन जाता क्रोमेट, मींस 8 लगा देते हैं हम लोग। क्लियर? समझ आई ये चीज? तो यहाँ पे आपको डिपेंडिंग ऑन द नेम, डिपेंडिंग ऑन नेमिंग हम 8 लगाते हैं। जैसे सिल्वर को हम क्या बोलते हैं? सिल्वर को हम बोलते हैं एरिजेंटनम, तो एरिजेनेट बन जाता है वो। तो स्पेलिंग्स चेंजेस एज पर द लैटिन नेम्स, या तो ओरिजिनल जो इंग्लिश के नेम्स होते हैं उसी में 8 लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद along with the oxidation number, oxidation state in Roman numeral। अब इसकी नेमिंग करो। मैं बताऊं? हाँ बोलो। पोटेशियम, इसकी नेमिंग हुई पोटेशियम 1। अरे वो छोड़, 1 को तो लिखना जरूरी नहीं, आगे चलो। हेक्सा, हेक्सा, साइनाइडो,
साइनाइडो, फेरेट, साइनाइडो, फेरेट, फेरेट, और 3 4 सॉरी। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने एक नेमिंग को चेंज किया है। आप इसे क्या बोलते हैं? साइनाइड, साइनाइड, राइट। और मैंने इसे क्या लिखा है? साइनाइड। आप इसे साइनो भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि साइनो गलत हो जाएगा, साइनो इज ऑल्सो करेक्ट, बट द नेमिंग इज चेंज। अब हम पढ़ेंगे ये वाली नेमिंग, ठीक है, और ये बहुत सारे हैं। मैम रुक जाओ, अरे ऊपर का मैम तो सीए अब आधा तक हो गया, आधा तो ये लो, लिखो फटाफट। मैम वो उसके नीचे नहीं दिख रहा। हाँ, नाउ अब आपके नेमिंग ऑफ जो लिगेंड्स है ना, वो मैं आपको वैसे ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है। नाउ द थिंग इज, आपको क्या चीज समझनी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो जैसे कि लिगेंड्स के ऊपर आते हैं कि वो पॉजिटिव लिगेंड है, वो नेगेटिव लिगेंड्स हैं, और कुछ न्यूट्रल है। अब आप बोलोगे पॉजिटिव लिगेंड कैसे हो सकता है? लिगेंड के पास तो खुद चार्ज होता है, तो वो पॉजिटिव कैसे हो सकता है? या तो वो पॉजिटिव होगा या वो लिगेंड नहीं होगा, तो ऐसा होता है। अब देखो, हम कह रहे हैं अगर पॉजिटिव लिगेंड है, हाइड्रोजीन हमने पढ़ा है NH2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था ना, नाइट्रोजन कंपाउंड्स व्हेन वी स्टडी के एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर निकालते हैं, कुछ रिकॉल हुआ? यस मैम। तो इन दोनों के पास लोन पेयर है। अभी ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई, ये हम नहीं कह रहे इसको कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर मैं इसमें एक H+ ऐड कर दूं तो H+ या तो इस पे ऐड होगा या तो इस पे ऐड होगा, एक ही जगह ऐड होगा। सपोज करो ये ऐड हो गया इसके ऊपर, तो हमारा बना NH2 NH3+। नाउ दिस इज अ पॉजिटिव लिगेंड। यस, ये पॉजिटिव चार्ज भी रख रहा है और यहां से ये डोनेट भी करेगा। समझ आया? इसे कहते हैं पॉजिटिव लिगेंड। और एग्जांपल देखो, और एग्जाम्पल आता है आपका CO का आता है, इफ आई एम रिकॉलिंग माई सेल्फ अ लिटिल बिट, CO इज द एग्जाम्पल। ओके, अब आता है आपका एक एग्जाम्पल, हम लेते हैं CO और हम लेते हैं CS, ठीक है। दीज आर न्यूट्रल लिगेंड्स, बट इन दोनों में क्वेश्चन क्या आता है? ये दोनों आपके न्यूट्रल लिगेंड्स में आते हैं। इनमें से क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है, विच इज मोर स्टेबल। आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पूरा का पूरा इसी पर्टिकुलर कार्बोनाइल ग्रुप पे है। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बोनाइल तो कट गया, कार्बोनाइल तो कट गया सिलेबस से, कट गया? हाँ, कार्बोनाइल बचा क्या फिर? वही है ना, कार्बन IPS मोनोसल्फाइड, ठीक है। अब बॉन्ड। इन दोनों में क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। हम कहते हैं ये ज्यादा स्टेबल है, दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल सेम बनती है, ये भी ऐसे ही बनाता है, ठीक है। इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो न्यूट्रल है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, बट स्टेबल ये ज्यादा है। क्यों? ये दोनों एलिमेंट्स कौन से पीरियड के? सेकेंड पीरियड के, ठीक है। ये एलिमेंट्स कौन से पीरियड के? ये है सेकेंड का और ये है थर्ड का, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली देखो, ये 2p है और ये भी 2p है। इसको देखो, ये 2p है और ये 3p है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी कैसे? एनर्जी लेवल का डिफरेंस आ चुका है, ओवरलैपिंग इज वेरी पुअर, तो दिस बिकम्स एन अनस्टेबल एंड दिस बिकम्स अ स्टेबल कंपाउंड, बिकॉज दोनों की ओवरलैपिंग सेम एनर्जी लेवल में हो रही है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब आते हैं कुछ आपके न्यूट्रल लिगेंड, जैसे अमाइन, एक्वा, फॉस्जीन, नाइट्रोसिल, ये सारे न्यूट्रल में चले जाते हैं आपके, ठीक है। इज दिस मच क्लियर? सो आज के लिए इतना ही रखूंगी, कल हम लोग पढ़ेंगे और इनकी नेमिंग की प्रैक्टिस एंड अबाउट द लिगेंड्स, क्योंकि हम लिगेंड्स में भी पढ़ते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, तो जिसे हम कहते हैं यूनी, पॉलीडेंटेट्स और मोनोडेंटेट्स एंड आपके डाइडेंटेट्स। क्लियर? हाँ मुझे